पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने गंभीर प्रतिक्रिया दी, इसे अराजक और खतरनाक बताया। चिट्ठी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या लिख रही है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि एसआईआर को जिस तरह अधिकारियों और आम लोगों पर थोपा जा रहा है वो ना सिर्फ अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी। इसमें शुरू से ही योजना, तैयारी और स्पष्ट निर्देशों की कमी रही, जिससे एसआईआर का पूरा काम प्रभावित हुआ है। जिस काम को करने में 3 साल लगते हैं उसे 2 महीने में करवाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओज पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रोजमर्रा का अपना काम वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी खेती का सीजन होने के चलते किसान मजदूरों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना मुश्किल है। ये सारी बातें चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखी। आगे उन्होंने लिखा कि प्रशिक्षण की कमी, सर्वर की गड़बड़ियों और बार बार डेटा मैच ना होने से बीएलओज को दिक्कत हो रही है। 4 दिसंबर तक सही डेटा अपलोड करना नामुमकिन है। इससे सही वोटर्स का नाम सूची से हट सकता है। एसआईआर के तनाव के चलते बीएलओज की मौत हो रही है, उनके सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग को लिखी हैं। लेकिन इधर कोलकाता से मात्र 3 घंटे की दूरी पर भारत बांग्लादेश का हकीमपुर चेकपोस्ट, इस बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भीड़ जमा है। यहीं पर टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा पहुंचा। हमारी सहयोगी रिदिता चैटर्जी की यह रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। एसआईआर शुरू होते ही बंगाल का जो पॉलिटिकल परिस्थिति है वो काफ़ी टेंस्ड हो चुका है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है हकीमपुर चेक पोस्ट, और हकीमपुर चेक पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये 100 से ज़्यादा बांग्लादेशियों या जिन लोगों के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था भारत में रहने के लिए, उन लोगों का भीड़ जम चुका है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर का तस्वीर नहीं है, वाकई ये बहुत ही सारे बॉर्डर्स का तस्वीर है जहाँ नोदिया भी आता है, कूच बिहार भी आता है। पर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, फिर भी ये लोग कैसे रह रहे थे बंगाल में। और नॉर्थ 24 परगना जहाँ ये जगह है वो काफ़ी 3 घंटे का दूरी में है, एकदम सिटी के नज़दीक, कोलकाता के नज़दीक। कैसे रह रहे थे ये लोग, इधर लोगों से पूछ लेते हैं। दीदी आप कहाँ से आए हो? বুঝিনি ভাষা। हाँ जी, হিন্দি বুঝিনি। কোথা থেকে এসেছেন? আটগড়া থেকে। আপনি বাংলাদেশ থেকে কবে এসেছেন? এই 7-8 মাস আগে। এখানে কি করতেন? ওই স্বামীরা কাজ করতে, আমরা বাসায় থাকতাম। আপনার কাছে কোনো লিগ্যাল পেপার ডকুমেন্ট কিছু ছিল না। তাহলে আপনি এখানে থাকছিলেন, আপনাকে কেউ বাধা দেয়নি? না। এখন চলে যাচ্ছেন কেন? ওই এসআইআর শুরু হয়েছে এই কারণে চলে যাচ্ছি। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बोला वो इधर आठघोरा पे रहती थी जहाँ भी टाइम्स नाउ भारत ने पहले एक्सक्लूसिव कर चुका है, और वो लोग अभी इधर भीड़ जमा है क्योंकि उन लोगों के पास पेपर नहीं था, इसीलिए वो बांग्लादेश वापस जा रही है। 9 महीने पहले वो आई थी कलकत्ता में रहने के लिए, और अभी वो लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास कागज़ नहीं था। एसआईआर का डंडा चला तो घुसपैठिए भागने लगे। लेकिन सवाल यह कि घुसपैठियों की एंट्री हुई कैसे। आपको यह समझना चाहिए कि घुसपैठिए आखिर भारत के अंदर दाखिल कैसे हुए। दरअसल मालदा में गंगा नदी के रास्ते नाव से क्रॉस करते हुए घुसपैठिए भारत के अंदर आते हैं। सालाना 500 से ज्यादा घुसपैठिए यहीं से पकड़े जाते हैं। मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी के जरिए भी घुसपैठ होती है। घने जंगल के रास्ते घुसपैठिए भारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा इस्लामपुर, कूच बिहार में रात का फायदा उठाकर या अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए जमीनी रास्ते से भारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एजेंट्स का इस घुसपैठ में बहुत बड़ा हाथ होता है। हर एजेंट से घुसपैठिए करीब 5 से 6 हजार रुपए एजेंट को देते हैं घुसपैठिए। उसके बाद जो एजेंट होते हैं, जो भारत के अंदर मौजूद रहते हैं, वो सारे लोगों को भारत के अंदर एंट्री दिलवा देते हैं अवैध तरीके से। इधर अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बीएसएफ ने इस पर एक बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में 1720 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। एसआईआर के डर से अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं। हकीमपुर बॉर्डर पर अब भी बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी इकट्ठा हैं। ये घुसपैठिए इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें सीमा पार कर वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों को बीएसएफ बांग्लादेश को सौंप रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते ही भूत भागने लग जाते हैं,
आप देखिए एसआईआर प्रक्रिया लागू होते ही कैसे घुसपैठिए भाग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ लोग इस एसआईआर को पसंद नहीं कर रहे और उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पिछले एक हफ्ते से यानी कि सोमवार से 1720 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है और ये तमाम वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में न सिर्फ कई सालों से रह रहे थे लेकिन काम भी कर रहे थे और अवैध तरीके से जो है उन्होंने भारतीय दस्तावेज भी बना लिए थे। बीएसएफ ने उनके बायोमेट्रिक रजिस्टर कर और साथ ही जो जिला प्रशासन है और पश्चिम बंगाल पुलिस है उनके साथ बातचीत कर उनका बैकग्राउंड चेक किया है ये जानने के लिए कि उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है ये नहीं, और जैसे ही क्लियरेंस दिया गया है जिला प्रशासन से फिर उनको बांग्लादेश यानी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो उनकी सीमा पर तैनात है वहां हैंडओवर कर दिया गया है। सोमवार से लेकर अब तक जो है 1720 ऐसे बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है और अभी भी सैकड़ों की संख्या में हकीमपुर चेक पोस्ट पर लोग मौजूद हैं जो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। बॉर्डर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कोलकाता से सटे सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर और हकीमपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में घुसपैठिए इकट्ठा हैं। अब आपको लेकर चलते वहां जहां ये घुसपैठिया रहते थे, वो भी 1-2 साल से यहां नहीं रह रहे। अब इस इलाके में घुसपैठियों की झुग्गियां वीराना पड़ चुकी है, सामान इधर उधर पसरा हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा लेकर जब हमारे सहयोगी मध्यम ग्राम इलाके में पहुंचे तो लोगों से बातचीत में पता चला कि करीब 100 बांग्लादेशी इस इलाके में अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, वो घर छोड़कर चले गए। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वो बांग्लादेश चले जा चुके, या फिर आशंका इस बात की भी है कि हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी लोकेशन बदली हो और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। आपसे कि इधर जो कॉलोनी है जो बस्ती है इसमें कौन से ज्यादा लोग रहते थे? बांग्लादेश का ज्यादा लोग रहते थे जी। कब आए थे ये लोग? 5 साल है, 5 साल से। 5 साल से ये पूरा बस्ती भर गया था? नहीं, ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था। कितना लोग फिर भी थे इधर? कम से कम 100 ऐसा ही होएगा। ये जो 100 लोग इधर रहते थे, इधर जो पुलिस है प्रशासन है इन लोगों को कुछ मालूम था? जैसे आप लोगों को मालूम है ये लोग बांग्लादेशी है, वैसे किसी को मालूम था? नहीं था। तो ये लोग कैसे क्या काम करते थे? ज्यादातर वो कचरा का काम करते थे। अच्छा, कोई पेपर लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ था इन लोगों के पास? नहीं, कुछ भी नहीं था। ये लोग कब चले गए और क्यों चले गए? एसआईआर हो रहा ना, इसलिए उन लोग ऐसे ही चले गए। डर से चले गए। अच्छा, तो मतलब ये एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू होने के बाद बंगाल में, उसके बाद ही चले गए? हाँ, इसलिए गए। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का काम सभी जिलों में जोरों से चल रहा है। 4 नवंबर 2025 से प्रक्रिया शुरू हुई, 4 दिसंबर तक ये पूरी होगी। एसआईआर की शुरुआत के साथ ही लोगों में आवश्यक दस्तावेजों को लेकर काफी ज्यादा भ्रम। कई लोग ये मान बैठे हैं कि प्रक्रिया के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जबकि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। ऑफिसर साफ कह रहे हैं कि किसी भी मतदाता को पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड समेत 13 में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें से एक भी उपलब्ध होने पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 13 दस्तावेज क्या हैं? केंद्र या राज्य सरकार या फिर किसी भी उपक्रम का पहचान पत्र या पेंशन आदेश, ये 13 दस्तावेजों में से एक है। 1 जुलाई 1987 से पहले का जारी कोई भी सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा या तो जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी का शैक्षिक प्रमाण पत्र हो, राज्य सरकार की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र भी चलेगा, ओबीसी एससी एसटी प्रमाण पत्र चल जाएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो रहा है जिन राज्यों में, वहां का यह दस्तावेज भी चल जाएगा। राज्य या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर होना चाहिए। सरकार की ओर से जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र होगा तो भी काम चल जाएगा। आधार कार्ड तो है ही, और इसके अलावा भी कोई और सरकारी दस्तावेज अगर लोगों के पास मौजूद है और अगर वो एसआईआर की प्रक्रिया में उसे प्रदर्शित करते हैं तो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी मानी जाए। एसआईआर में किस बदलाव के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। देखिए,
ये जो मेरे आगे आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से समझिए। दस्तावेज कौन से 13 चाहिए थे वो मैंने आपको बताया, लेकिन काम क्या होगा? पुराने नाम की पुष्टि की जाएगी, लेकिन पुराने नाम की पुष्टि करते वक्त क्या दस्तावेज जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए कोई भी दस्तावेज अगर आप देंगे, जो गैजेटेड दस्तावेज होगा, जो लीगल दस्तावेज होगा, वो मान्य चलता है। इसमें एसआईआर में एक काम और होगा, नाम जोड़ने का। इसके लिए दस्तावेज जरूरी होंगे। अगर कोई नाम जोड़ा जा रहा है तो दस्तावेज जरूरी होगा। जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट और पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, इसमें ये दस्तावेज चल जाएंगे। अगर नाम में सुधार करवाना है तो फिर दस्तावेज जरूरी है। दस्तावेज कौन से मान्य होंगे? आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, बैंक पासबुक या राशन कार्ड। ये अगर आपके पास दस्तावेज मौजूद है, आसानी से आपका नाम सुधर जाए। अगर पता सुधरवाना है तो दस्तावेज इसमें भी जरूरी है। इसमें बिजली, पानी, किराया एग्रीमेंट, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की जरूरत होगी। कोई भी एक दस्तावेज काम हो जाए। काम अगर मृतक का नाम हटाना है, कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका नाम हटाना है वोटर आईडी से, जो कि एसआईआर की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो फिर इसके लिए भी दस्तावेज जरूरी है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट। और इसके जरिए एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। मतलब एसआईआर कुल मिलाकर है बहुत सिंपल सी प्रक्रिया। कोई भारत का नागरिक है तो उसके लिए दस्तावेज दिखाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे इतना जटिल बताया जा रहा है ताकि लोगों के मन में भ्रम पैदा हो।